नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त मैं मौजूद हूं दक्षिण दिल्ली में और हमारे साथ बने हुए हैं परवीन बब्बर जी, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हिंदू युवा वाहिनी से हैं। तो आज हम इनसे कुछ चुनावी मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है राइट इंडिया प्लस पे। जी नमस्कार। सर, मोदी जी की पंजाब में जो सुरक्षा में चूक हुई उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत बड़ी विफलता है पंजाब सरकार की, और ये तो हमें बाद में पता चला कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। और जो पंजाब सरकार थी वो जैसे पूर्व प्रधानमंत्रियों की हत्या हुई हैं उसी तर्ज पे ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की हत्या करना चाहते थे। और ये तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को मतलब शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और बहुत ही वरिष्ठ मतलब दिमागदार व्यक्ति हैं मोदी जी, कि उन्होंने वहाँ से वापस होना अच्छा समझा, वरना उनके एक इशारे पर एसपीजी कितने लोगों का नरसंहार कर सकती थी अगर मोदी जी के ऊपर एक हल्का सा भी कोई पत्थर फेंका जाता तो। इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इन लोगों ने बहुत बड़ी गहरी साजिश रची थी, और आने वाले समय में आप देखना पंजाब में बीजेपी की सरकार बनेगी और वहाँ की जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देगी। लेकिन सर, विपक्ष का तो कहना है कि मोदी जी सुरक्षा में चूक नहीं हुई थी, एक्चुअली उनकी रैली ही फेल हो गई थी। देखिए, रैली का तो संबंध ये है कि अगर रैली उनकी फेल हो रही थी तो वो तो अच्छी बात थी ना विपक्ष को, उनको सबको पहुंचने देते। माननीय प्रधानमंत्री जी को जो 7 लाख लोग रैली करने के नाम पे वो कह रहे 700 लोग आए थे, तो वो तो विपक्ष का तो अच्छी बात थी, जाने देते मोदी जी को वहाँ पर पे। और देखते कि 700 लोग आए हैं, 7 लाख लोग आए हैं, जगह जगह उन लोगों ने बसों को रुकवा दिया। बसों को रुकवाने के पश्चात भी आप कई वीडियो ऐसी आई हैं कि बारिश में भीगते छोटे छोटे बच्चे भी, बड़े भी, जवान भी, लेडीज़ भी, जेंट्स भी, बड़े भी, बुजुर्ग भी, सब भारतीय जनता पार्टी के जयकारे करते हुए मोदी जी के जय करते हुए आए। लेकिन भाई कैपेसिटी है किसी व्यक्ति की कि 2 किलोमीटर पैदल चल सकता है, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, लेकिन उन लोगों ने, उनके अंदर जज्बा ही इतना था कि 10-10 किलोमीटर वो लोग पैदल चले। उसके बाद भी अगर 40 किलोमीटर जाना हो तो कैसे संभव हो सकता था? वो नहीं पहुंच पाए। उन लोगों ने, वहाँ के प्रशासन ने, चन्नी जी ने सोनिया गांधी जी के इशारे पर सारी बसें रुकवा दी, नहीं जाने दिया किसी बस को आगे। लेकिन लोगों ने फिर भी सोचा कि हम चले जाएँ, लेकिन नहीं जा पाए। 2-4 किलोमीटर आदमी पैदल चल सकता है, 50 किलोमीटर कैसे पैदल चल पाएगा? इतना तो रैली भी खत्म हो सकती थी वहाँ पे। जी सर, यूपी चुनाव में अखिलेश और तेजस्वी का मिलन, माया, चंद्रशेखर और केजरीवाल के रहते आपको एक चुनौती नहीं मिल रही है उस चुनाव में? देखिए, बी से बसपा, से सपा और कैसे कांग्रेस, बस का इन तीनों के बस के नहीं है कि मोदी जी को योगी जी को हटा सके। और यही विफलता का बहुत बड़ा सबूत है कि तीनों के तीनों लोग मिलकर लड़ रहे हैं। सर, किसानों की नाराजगी के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी नुकसान सहन करना पड़ सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं बहुत समझदार हैं। आपने यहाँ रैली में भी देखा होगा, जब उन्होंने धरना दिया था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो केवल राकेश टिकैत जी के जो परिचित थे, जो जानकार लोग थे, सिर्फ वही लोग आए थे। वो भी कहने पर, बड़े रिक्वेस्ट पे कि मान सम्मान, इज्जत वाली बात, जाट वाली बात, सिर्फ उस संबंध पे वो लोग आए थे, वरना दिल से मोदी जी के साथ हैं। और आप देखना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें मिलेंगी योगी जी को। सर, ओबीसी के बयान को लेकर क्या कहेंगे? ओबीसी जी का बयान भी पीछे आया था कि मठ में चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, है ना, योगी जी मठ में चले जाएंगे और मोदी जी हिमालय पे चले जाएंगे। तो मैं ओबीसी जी को बताना चाहता हूँ कि जब वहाँ मठ में जाएं, योगी जी कहीं जाएं, हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति अब मोदी और योगी बन चुका है। 1992 में जब बाबरी ढांचे का कलंक ढाया गया था, तो ना उस समय योगी जी थे, ना उस समय मोदी जी थे। तो कलंक का टीका जो हटा दिया था वो हिंदुओं ने ही उठाया था। और अब हिंदू इतने जाग गए हैं कि अब योगी जी मोदी जी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हर व्यक्ति आज मोदी जी और योगी जी है। सर, काफ़ी समय से आप हिंदुत्व से जुड़े हैं, हिंदुत्व की बातें करते हैं, लेकिन बीजेपी से इतना प्यार क्यों है? मंदिर बनाने की बात तो अखिलेश जी भी करते हैं। देखिए, हिंदुत्व से जुड़ा हूँ, बिल्कुल कट्टर हिंदू हूँ और हिंदुत्व की बात करता हूँ। बीजेपी से लगाव जो मुझे है वो इसलिए है कि जब बीजेपी अपने स्टैंड पे क्लियर है। जब 2 सीटें थी बीजेपी की, तब भी वो कहती थी रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। जब 50 सीटें हुई तब भी उन्होंने कहा रामलला आएंगे। योगी जब सांसद थे तब भी वो कहते रामलला आएंगे। आज मुख्यमंत्री बन गए हैं और आज उन्होंने करके भी दिखा दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बन भी रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में मंदिर बन भी रहा है और आज बन रहा है। तो हम उनके साथ क्लियर इसलिए हैं। रही बात अखिलेश जी की, तो उनके पिताजी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने, याद कर लें जरा, वो कहते थे कि कार सेवक को मुझे अगर 2 लाख कार सेवक भी मारने पड़ते तो मार देता। और आज तक उन्होंने मंदिर एक बताइए ना, अपने कार्यकाल में अखिलेश जी ने एक भी मंदिर अगर कहीं बनवाया हो, सिवाय मस्जिद होकर, कब्रिस्तान हो गए, मुझे बता दीजिए आप। आज कैसे? क्योंकि हिंदू जाग गए हैं ना, अब आज उन्हें हिंदू की याद आ रही है।
सर, विपक्ष आपके काशीनाथ कॉरिडोर पर जो आपने पैसा लगाया था उसको पैसा फूकने के का आरोप आप लोगों पर लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, देखिए महादेव की तो तुलना हो ही नहीं सकती। शिव इस संसार में, हिंदुस्तान के नहीं कह रहा, मतलब इस संसार के बाप हैं। और 700 करोड़, 800 करोड़, क्या 8000 करोड़ या 8 लाख करोड़ भी अगर शिव पे लगाना पड़े तो बड़ी खुशी की बात है। रही बात उनके विपक्ष वालों की, तो विपक्ष तो इस मुद्दे ढूंढता रहता है। 800 करोड़ जब 700 करोड़ रुपए जब सफाई में नचनिया बुलाया करता था अखिलेश यादव, तब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था कि 700 करोड़ रुपये आता कहाँ से है। जनता की, यूपी की जनता की गहरी कमाई को वो 700 करोड़ नचनियों पे लगाया करता था। आज वो शिव पे आरोप लगा रहे हैं कि कॉरिडोर बन रहे हैं। भव्य मंदिर तो वाराणसी का भी बनेगा, मथुरा का भी बनेगा, अयोध्या का बनेगा। और जो 40,000 मंदिर हमारे तोड़ करके मुगलों ने जो बनाए थे, मस्जिदें बनाई थी, ये सब वापस आने हैं। एक एक मंदिर भव्य बनेगा हिंदुस्तान का। जो सोने की चिड़िया कहा करते थे वो देश वापस लौट के आएगा, ये आप ध्यान रखना। सर, इलेक्शंस का टाइम है और मौलरबंद में जो टिकटों की दौड़ है उसमें आपका नाम सबसे आगे आ रहा है, तो जब अगर आप जीते हैं तो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? देखिए, मेरी सबसे आगे नाम, मतलब अच्छी बात है नाम आ रहा है। और अगर मैं जीता तो मेरी तो प्राथमिकता पहले, सबसे पहले मैं व्यापारियों की रही है। मैं व्यापारी हूँ, मैं खुद भी एक व्यापारी हूँ। और मैं तो मोदी जी को एक बार लेटर भी लिखा था कि सबका साथ, सबका विकास और व्यापारियों का भी विकास। साथ में इसमें ये भी लिखिए, क्योंकि बीजेपी पार्टी को जो बोला जाता है ये बनियों की पार्टी है, ये व्यापारियों की पार्टी है। लेकिन कहीं चूक हो रही है कि वो व्यापारी और बनियों का नाम कहीं नहीं ले रही है। लेकिन मैं अगर इस मौलरबंद से निकला, सबसे पहले तो इस वार्ड को मैं भगवा वार्ड बनाऊंगा। एक एक गली जो हमारे यहाँ मिट गए नाम, गली नंबर 1 पूछता है आज गली नंबर 1 कहाँ है, गली नंबर 2 कहाँ है, गली नंबर 3 कहाँ है, फलां वार्ड किधर है, फलां जी ब्लॉक किधर है, ए ब्लॉक किधर है। तो वो सबसे पहले मैं दूरी समाप्त करूँगा। और सबसे बड़ी प्रमुखता मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरे सफाई कर्मचारी हैं, जो सुबह सुबह उठ करके 5 बजे सड़कों पर झाड़ू लगाते हैं, करते हैं, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। वो महिलाएँ घर से आती हैं, झाड़ू लगाती हैं, सफाई करती हैं, 2 घंटे बाद अगर उनको बाथरूम आना पड़े तो कहाँ जाएंगी वो बेचारी, फिर अपने घरों को लौटती है। 1 घंटा उनका आने जाने में लग जाता है, या किसी को सामंत करती है, या उनको सड़क पे बैठना पड़ता है। कितनी शर्म की बात है। हमारे व्यापारी भाई, दुकानदार भाई, जितने भी दुकानदार चला रहे हैं, कर रहे हैं, वो बेचारे बाथरूम करने के लिए, लैट्रिन करने के लिए, फ्रेश होने के लिए परेशान हैं। वो कहाँ जाएंगे? कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि व्यापारी भाइयों के लिए 3-4 जगह, पहले 60 फुटे पे, दूसरे पे, तीसरे पे, 40 फुटे पे सफाई व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, लोग जाएं। और मेरे जो बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, इन्हीं परिवारों के बच्चे हैं, वापस में लौटते हैं, देखता हूँ वो पन्नी पॉलीथीन की बैग 2-2 रुपये के लेकर के पुराना गंदा पानी पीते हैं, घर से पैसा ला के देते हैं। तो कम से कम इस इलाके में 5 से 6 प्याऊ लगनी चाहिए जो बच्चे अपनी प्यास बुझा सकें। मेरी सबसे पहले प्राथमिकता ये रहेगी। सर, चलते चलते आखिरी सवाल, जैसा कि अभी आपने बताया आप एक कारोबारी हैं, तो इसी पे एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी। कोरोना का टाइम चल रहा है और दिल्ली में और कहीं लॉकडाउन नहीं है, सिर्फ दिल्ली में ही केजरीवाल ने पहले वीकेंड लॉकडाउन लगाया, उसके बाद ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोल रहे हैं। तो इस तरह से महीने में 10 दिन दुकानें खुलेंगी। तो क्या कमाएगा कारोबारी, और क्या वो अपने वर्कर्स को देगा, क्या वो घर लेके जाएगा? तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि वीकेंड भी हटना चाहिए और ऑड इवन का जो काम है ये भी हटना चाहिए। सब लोग बहुत त्रस्त हैं। कोरोना से नहीं मरेंगे तो वैसे लोग मर जाएंगे व्यापारी भाई, क्योंकि टैक्स भी व्यापारी दे रहा है, सब चीज़ व्यापारी दे रहा है, बिजली का बिल व्यापारी दे रहा है, न्यूनतम बिल जो आते हैं दुकानों के वो भी व्यापारी भर रहा है। तो नुकसान तो व्यापारी का हो रहा है ना। 50-50 हज़ार रुपये, लाख रुपए की दुकान किराए पे लेने के पश्चात वो किराया दे रहा है और दुकानें खुलेंगी 10 दिन। तो मेरा मानना ये है कि वीकेंड अगर लगाना है तो शनिवार इतवार का लगा लीजिए, लेकिन जो ऑड इवन वाली परंपरा है ये ऑड इवन वाली बंद होनी चाहिए। या फिर आप 4 दिन लगा दीजिए, 4 दिन पूरा ओपन करिए, ऐसा करिए ना आप व्यवस्था। या फिर करिए ना, ठीक है, कोरोना से लड़िए, आप इतनी फैसिलिटी दीजिए, जितने कोरोना के पेशेंट आते हैं उनको सुविधा दीजिए, उनके हॉस्पिटल करिए, हॉस्पिटल में उनको डॉक्टर की टीम उपलब्ध कराइए। लेकिन ये नुकसान तो ना हो ना। सफाई के लिए ध्यान रखें, मास्क के लिए आप कर सकते हैं, जगह जगह रोकथाम कर सकते हैं, कम से कम हमारे पेशेंट आए, दूरी का प्रावधान कर सकते हैं। लेकिन ये प्रावधान मत करें कि व्यापारी भाइयों की दुकानें बंद कर दे। व्यापारी भाई बहुत नुकसान में है इस समय। वो लाइन में आपके राशन की या लंगर की लाइन में लग नहीं सकता, वो किसी के आगे हाथ फैला नहीं सकता, और वो सिर्फ देना जानता है। पर्ची कटती है तो दुकानदार से कटती है, रामलीला की पर्ची कटती है तो दुकानदार की कटती है, जागरण की पर्ची कटती है तो दुकानदार से कटती है। और हर चीज़ का ख्याल, कोई रैली निकलती है तो दुकानदार भाइयों को परेशान किया जाता है। और अब 2-2 हज़ार रुपये चलान कट रहे हैं, वो भी दुकानदार पे जा करके चलान काटे जा रहे हैं। मतलब ये क्या चीज़ है? हर व्यापारी कहाँ से लाएगा इतना पैसा? व्यापारी इस समय रोया हुआ है, अंदर से रुका हुआ है। मैं तो मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो हमारे व्यापारी भाइयों के लिए भी ध्यान दें।
सर 5 राज्यों में चुनाव है जिसमें कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल जी वो बहुत बड़ी बड़ी गारंटियां दे रहे हैं, तो उनकी गारंटी को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का नाम आते हैं ना, मुझे हंसी आती है बहुत ज़्यादा। हंसी इसलिए आती है कि वो एक इकलौते मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि उनके पास सिर्फ दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के बाद उनके पास दिल्ली की व्यवस्था कुछ नहीं है, कोई उनके पास काम नहीं है। और 5 राज्य में चुनाव है, जहाँ जहाँ चुनाव होंगे ना वहाँ की समस्या का निदान उनके पास है। पंजाब का निदान उनके पास है, उत्तराखंड का निदान उनके पास है, गोवा का निदान उनके पास है, और आपका यूपी का उनके पास निदान है। लेकिन हमारी दिल्ली का निदान उनके पास नहीं है। पंजाब में जाके बोलते हैं वो लोग, अरविंद केजरीवाल जी, मैं जितनी भी महिलाएं हैं सबको 1-1 हज़ार रुपये दूंगा। तो जो मेरी दिल्ली की महिलाएं हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी माताएं, उनको 1 हज़ार रुपये कौन देगा? उत्तराखंड में जाके बोलते हैं मैं 5-5 हज़ार रुपये बेरोजगारों को दूंगा। तो जो मेरे दिल्ली के जो बेरोजगार हैं उनको 5-5 हज़ार रुपये कौन देगा? यूपी में जाके बोलते हैं मैं 300 यूनिट दूंगा, बिजली फ्री करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। तो जो हमारे दिल्ली में बिजली फ्री का तुमने ड्रामा कर रखा है, पहले इस पर ध्यान दे लो। तुम लोग जल बोर्ड का पैसा खा गए, तुम लोग बिजली का पैसा खा गए, और तरह तरह के इनका ऑडिट कराया जाए तो बहुत ही तकड़े घपड़े इनके निकलेंगे। इसलिए तो अरविंद केजरीवाल जी का तो बस दूसरे हमारे देश के पप्पू होने जा रहे हैं। पहले पप्पू राहुल गांधी जी हैं। सर यूपी सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विधायकों के साथ अखिलेश पार्टी से जाके मिल गए। नहीं लगता आपको कि यूपी में आपकी सरकार में दरार आ रही है? नहीं, बिल्कुल दरार नहीं आ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ट्रेन में सफ़र करते हैं ना तो सबसे पहले कौन भागता है? जिसके पास टिकट नहीं होता। जिसके पास टिकट है वो तो वहीं रहता है। दूसरी बात, ये अपने बच्चों के लिए टिकट मांग रहे थे, ये अपने रिश्तेदारों को टिकट मांग रहे थे, और ये स्वयं स्वामी प्रसाद मौर्य जहाँ से चुनाव लड़ते हैं ये वहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे थे। अगर इनके अंदर कार्य क्षमता होती तो 5 साल जहाँ से आपने विधायकी करी है, जहाँ से आपने मंत्री पद लिया है, तो आप वहाँ से टिकट लीजिए ना बीजेपी से। बीजेपी ने मना कब करा है? उन्होंने कहा है भाई ठीक है हम दे रहे टिकट आपको। अब वो कह रहे नहीं मुझे यहाँ से टिकट नहीं चाहिए, मुझे दूसरी जगह से टिकट चाहिए। क्यों चाहिए? इसका मतलब कहीं ना कहीं तो झोल मेल है ना। आप लोगों ने वहाँ पर क्षेत्र की जनता के साथ काम नहीं किया है, क्षेत्र की जनता ने नकार दिया है। क्षेत्र की जनता ने ये बोल दिया था कि अगर आप स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट देंगे हम इसको यहाँ से जीतने नहीं देंगे। आज जब आप काम नहीं करेंगे, आज आप यहाँ पर मतलब पागल बना रहे हैं, कल आप दूसरी विधानसभा में जाके पागल बनाएंगे, तो बीजेपी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी के अंदर रहना है तो काम करना पड़ेगा। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है, योगी जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश मतलब प्रगति कर रहा है। हम कहीं भी आँच नहीं आने देंगे अपनी कार्य क्षमता पर, अपने नेतृत्व पर, अपनी शक्ति पर। और कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा, चाहे मैं क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो, XYZ, जो अगर देश मतलब क्षेत्र के अंदर काम करेगा, अगली बार टिकट का दावेदार भी वही होगा। और इसलिए जब वो दावेदार वहाँ के नहीं थे, दूसरी जगह से मांगते थे, इसलिए वो छोड़ के जा रहे हैं। और बहाना ये कर रहे हैं कि बीजेपी के अंदर OBC का काम नहीं हो रहा है, अनुसूचित जाति का कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसे अब ये बताइए, OBC में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, इससे बड़ा और क्या सम्मान मिल सकता है OBC वालों को? और अनुसूचित जाति में हमारे माननीय और राष्ट्रपति जी कोविंद जी, इससे बड़ा सम्मान और क्या मिल सकता है? मुझे आप बता दीजिए। सर मोरबन से अगर आपको सीट मिलती है, आप यहाँ से जीत जाते हैं, तो ये गली मोहल्लों के लिए, जो गली मोहल्ले में लोग परेशान हैं, उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो उनको लेकर क्या प्लान आप कर रहे हैं कि जीत जाएंगे तो क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले मेरी प्राथमिकता तो मैं ये रहेगा कि जितने भी हमारे यहाँ के मोहल्लाबंद के लोग हैं, जो ये टोल टैक्स है ना लगता है उनका, सबसे पहले तो मुझे उनका टोल टैक्स माफ़ कराना है, क्योंकि अपना कार्ड दिखाएं, पुल के ऊपर से जाएं, ये हमारा अधिकार है। दूसरा, हर गली के अंदर 16 लाइटें लगेंगी। लाइट तो फिलहाल अभी जाती नहीं है, लेकिन अगर लाइट जाती हैं तो 16 लाइट चलें और वहाँ अंधकार का काम ना रहे। तीसरी बात, सबसे बड़ी समस्या अब यहाँ पे आ रही है पार्किंग की। स्कूटर, मोटरसाइकिल आए दिन चोरी होते रहते हैं, गाड़ियाँ दाएँ बाएँ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है कि जगह जगह कम से कम इस वार्ड के अंदर 3 से 4 पार्किंग बनाई जाए और फ्री पार्किंग बनाई जाए। और जो रेडी पट्टी सड़कों पर खड़ी रहती हैं, लगी रहती है, उससे जाम की समस्या भी रहती हैं, तो उनको एक जगह ना निर्धारित की जाए उनकी सबकी जगह, और वहीं से सभी लोग अपना सामान ले लें, अपना काम करें, आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो, एम्बुलेंस धड़ाके से निकल जाए, किसी घर में परेशानी वो निकल जाए, रात बेरात जितनी बार भी आए वो खुलेआम जाए, खुलेआम आए। ये मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। फ्री पार्किंग करवाना स्कूटर मोटरसाइकिल की, गाड़ियों की, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है मेरी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो